Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर. एंड इन दिस लेक्चर वी आर बेसिकली गोइंग टू डील विद वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कोलिजन, है ना. और कोलिजन भी कैसा, वन डायमेंशनल कोलिजन. तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया किस तरीके से ये साइक्लिस्ट जो है इधर से आ रहा है और ऐसे घूम करके इधर चला जा रहा है ना. तो ये जो मोशन, ऐसा मोशन होता है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है. ऑलराइट, चलिए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो पहला केस हम लोग देखने वाले हैं वो है थ्रेड बॉब सिस्टम. मतलब कि ये जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक थ्रेड है और उससे कौन अटैच्ड है, एक बॉब अटैच्ड है ना. और हम लोग उसमें भी पहला केस क्या देखने वाले हैं कि आखिर इस पार्टिकल को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड प्रोवाइड करते हैं तो आखिर मिनिमम स्पीड कितनी दें सो दैट कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, है ना. तो चलिए इस बारे में सोचते हैं. मुझे क्या चाहिए कि ये जो पार्टिकल है वो कहां पहुंच जाए, यहां पर एटलीस्ट पहुंच जाए. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा होगा कि अगर ये यहां तक पहुंच जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट तक, तो उसके बाद गारंटीड सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा. चलिए तो पहले ये देखते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक एटलीस्ट पहुंचाने के लिए कितनी स्पीड से प्रोवाइड करनी पड़ेगी. देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती है ना. तो मैंने एक काम किया, ये जो ऑरेंज वाली लाइन आपको दिख रही है, इस लेवल पर मैंने जीपी बराबर 0 असाइन कर दिया. इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर कोई भी पार्टिकल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग कितनी कह देंगे, 0 कह देंगे. तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इस पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ड्यूरिंग दिस मोशन, टेंशन लग रहा है. और ये जो टेंशन है ये हमेशा कैसा लगेगा, टेंशन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. तो इसका मतलब टेंशन का वर्क डन 0 है. टेंशन का वर्क डन 0 है, मतलब ना सिस्टम को एनर्जी दे रहा है ना सिस्टम से एनर्जी ले रहा है. उसके अलावा mg एक्ट कर रहा है इस पर, जो कि डिसिपेटिव फोर्स तो है नहीं, है ना. mg फोर्स जो है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टिकल की एनर्जी जो है जब ये ऊपर जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. भले हमें ये दिख रहा है कि अगर हाइट इसकी ऊपर हो गई, मतलब ये ऊपर वाले पॉइंट पर चला गया, तो चूंकि हाइट बढ़ रही है तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन किसके कॉस्ट पे, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी. तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं. शुरुआत में इसकी एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी तो थी 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर. ये किसके बराबर होना चाहिए, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा, मान लेते हैं कि धागे की लेंथ r है, तो यहां से यहां की लेंथ भी r हो जाएगी. तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 2r. तो आई राइट mg इंटू 2r प्लस, ऊपर जब ये पहुंच गया तो फिलहाल मान लेते हैं कि उसके पास कुछ वेलोसिटी है ना. लेट अस से कि इसके पास स्पीड आ गई v, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो मेरे पास एक इक्वेशन तो यहां पर आ गई. अब जरा सोचिए, और कोई इक्वेशन लिखी जा सकती है क्या. देखिए सर्कुलर मोशन में बेसिकली दो इक्वेशन लिखी जाती है, एक तो फोर्स की लिखी जाती है और एक एनर्जी की लिखी जाती है. हम लोगों ने एनर्जी की इक्वेशन तो लिख दी. अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो अगर मैं पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, एक तो टेंशन लग सकता है धागे की वजह से, और दूसरा लग सकता है mg. अब टेंशन की जो फोर्स है ना वो हमेशा खींचेगी. कोई भी अगर धागा होता है तो धागे में जो टेंशन का फोर्स बिल्डअप हो रहा है वो किसी भी पार्टिकल को क्या कर सकता है, सिर्फ पुल कर सकता है. धागा जो है इस तरीके से किसी पार्टिकल को पुश नहीं कर सकता है ना. पुल अलाउड है, पुश अलाउड नहीं है, क्योंकि धागा है वो तो स्लैक हो जाएगा. तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो धागा है वो क्या कर सकता है, खींच सकता है बाय द फोर्स ऑफ टेंशन, जो कि पुल कर सकता है ना. तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, नीचे की तरफ टेंशन प्लस mg. और मैं जानता हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा, है ना,
नेट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसको मैं क्या कहूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन प्लस mg दोनों मिलकर के किसका रोल प्ले कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसकी वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r। तो देखिए मेरे पास दो दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे सोचना है कि u की मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो चलिए अब एनालाइज करने का टाइम आ गया है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अपने को किसे मिनिमाइज करना है, अपने को मिनिमाइज करना है u को, है ना। तो अगर u को मिनिमाइज करना है तो देखिए राइट साइड में क्या क्या है, mg इंटू 2r, ये तो कैसी चीज है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आ सकता है। लेकिन एक और टर्म है यहाँ पर जिसमें हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है। तो ये v जो है यहाँ पर, ये v को हम लोग क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, अगर u को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो फॉर u मिनिमम v ऑल्सो हैज टू बी मिनिमम। अब दूसरी इक्वेशन में आइए, अगर v को मिनिमम होगा तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या क्या है। अब mg है, वो तो कांस्टेंट है, उसके साथ तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो टेंशन दूसरा वाला टर्म है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हमें ये दिख रहा है टू मिनिमाइज u, मिनिमाइज v, मतलब अगर u को मिनिमाइज करना है तो v को भी मिनिमाइज करना होगा। एंड टू मिनिमाइज v वी हैव टू मिनिमाइज व्हाट, वी हैव टू मिनिमाइज टेंशन। ये अपने को इक्वेशन से पता लग रहा है ना। तो अब आप मुझे बताइए इस डायग्राम को देख करके कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। भाई टेंशन और mg दोनों मिल करके क्या प्रोवाइड कर रहे थे, mv स्क्वायर बाय r विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर v को हम लोग कम करते जाएंगे, है ना, v को कम करते जाएंगे तो v के कम होते होते ऐसा भी तो हो सकता है कि v इतना कम हो जाए कि mg अकेले सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर ले। तो टेंशन उस समय कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टेंशन या तो जीरो हो सकता है या तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। टेंशन नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। टेंशन नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि ये धागा जो है वो धक्का दे रहा है पार्टिकल को, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसा तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि आप अपने हाथ में मान लीजिए कोई एक धागा ले लीजिए ना, उस धागे में पत्थर को बांध दीजिए और आप अगर आप उसको घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे तो एक ऐसी स्पीड आप अटेन कर सकते हैं जिसमें आपके हाथ पर ना झटका नहीं लगे जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो। आप सबकॉन्शियसली ऐसा करते होंगे कि आप घुमा रहे और ऐसी स्पीड अटेन हो गई उस पत्थर की कि जब वो गोल गोल घूम रहा है ना तो आपके हाथ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं फील हो रहा। कब, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो एक्चुअली उस समय क्या होता है ना कि mg अकेले इज सफिशिएंट एनफ टू प्ले द रोल ऑफ mv स्क्वायर बाय r। तो बहुत बढ़िया चीज आ गई है। तो यहां से अपने को देखिए mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई mg इंटू r, और यहां से हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू mg इंटू r। तो इसको हम लोग चलिए नीचे पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे ना, टेंशन तो जीरो हो गया। और हमने ये देखा कि हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अब mg इंटू r क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू थी हाफ mg इंटू r, है ना, तो इंटू हाफ कर देते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, आइए देखते हैं। हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर बराबर 2mg इंटू r प्लस mgr बाय 2, है ना। तो यहां से अब देखिए, अब ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं लग रही है, m से m कैंसिल आउट हो गया और u मिनिमम का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से 2 को इधर भेज दीजिए तो ये हो गया 4gr प्लस ये कितना बन जाएगा g इंटू r। तो बेसिकली u मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट ऑफ 5rg। तो ये वो मिनिमम वैल्यू है जिस मिनिमम वैल्यू पर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट, तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड प्रोवाइड करेंगे कितनी, एग्जैक्टली अंडर रूट ऑफ 5rg, तो क्या होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और यहां पर इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ rg। हमने अभी अभी देखा ना mv स्क्वायर बाय r बराबर mg, तो यहां से v बराबर आ गया अंडर रूट rg। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी सच दैट कि mg अकेले सफिशिएंट हो किस चीज के लिए,
इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है सफिशिएंट, तो ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा। इस समय जस्ट क्या हुआ, टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई। इसके पहले कहीं टेंशन अगर जीरो हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। चलिए बच्चों, तो इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्यों ये अगर यहां तक पहुंचा तो आगे भी सर्कुलर मोशन करेगा। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा तर्क मैं दूंगा आपको। जब ये पोजीशन ए पर था, है ना, तो इसके पास स्पीड कितनी थी, लेट अस से की स्पीड थी कुछ v डैश। और ऐसा ही एक इसी हाइट पर एक और पॉइंट में अगर चुन लो, पॉइंट बी, तो ऑब्वियस है कि एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर की भी स्पीड v डैश ही होगी, क्योंकि दोनों हाइट सेम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी सेम रहना पड़ेगा। तो इस समय आप देखिए कि जो mg जो नीचे की तरफ लग रहा था ना, इस तरीके से मान लीजिए कि जो mg नीचे की तरफ लग रहा था, वैसा ही mg यहाँ पर भी नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। और ये जो एंगल है ना, रेडियस वेक्टर के साथ, वही एंगल यहाँ पर भी रेडियस वेक्टर के साथ होगा। तो mg का इस सेंटर की तरफ कंपोनेंट कितना आ रहा है, लेट अस से कि एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा होगा। तो दोनों केस में एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो दोनों केस में कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, इधर भी आ जाएगा और यहाँ पर इस केस में भी आ जाएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ए पॉइंट पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, है ना, ए पॉइंट पर तो हमने देखा ही ना कि सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ तक गया। तो उसी तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये बी पॉइंट पर आएगा तो सारी चीजें आइडेंटिकल है। स्पीड भी वी डैश होगी, ए पॉइंट पर जो स्पीड थी वी डैश, वही बी पॉइंट पर भी स्पीड वी डैश होगी। उसके अलावा mg का cos थीटा भी सेंटर की तरफ जितना लग रहा है उतना ही यहाँ पर भी लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि टेंशन भी आइडेंटिकल होने के कारण, मतलब कि ये सिचुएशन के आइडेंटिकल होने के कारण टेंशन को भी क्या होना पड़ेगा, सेम वैल्यू का होना पड़ेगा दोनों केसेस में। और अगर टेंशन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई है और ये अभी भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम लोगों ने कैसे इस बात को प्रूव करा कि जब ये इस पोजीशन से है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर आगे जाएगा तो सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा, सिमेट्री से। क्योंकि अगर वो राइट साइड में था तब सर्कुलर मोशन कर रहा था और हालात जैसे यहाँ पर थे, जैसी स्पीड यहाँ पर थी, जैसा वेट यहाँ पर लग रहा था, वैसा ही सब कुछ फेनोमेना डी पॉइंट पर भी तो हो रहा है। तो कोई रीजन नहीं है कि ये सर्कुलर मोशन ना करे। तो चलिए, अगर पहले पार्ट को हम लोग कंक्लूड करना चाहते हैं तो यू मिनिमम कितना आ जाएगा, √5rg। साथ ही साथ टॉप मोस्ट पॉइंट पर, है ना, v एट द टॉप मोस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, √rg। और साथ ही साथ टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर स्पीड u मिनिमम से ज्यादा हुई, है ना, अगर कोई स्पीड ऐसी हम लोगों ने दी, u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन u मिनिमम आई, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में तो और आराम से सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन अब 0 नहीं आया करेगा, है ना। और वेलोसिटी या फिर स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट भी क्या होगी, √rg से ज्यादा होगी। मतलब कि अगर आप अपने हाथ में सेम वही काम कर रहे हैं कि एक धागा ले लिया आप अपने और उसमें पत्थर बांध दिया और जोर जोर से घुमा रहे हैं, तो आपको ये फील होता होगा कि जितना ज्यादा स्पीड से घुमाना चाह रहे हैं, जब वो पत्थर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाता होगा आपको उतने ही जोर से उस धागे को क्या करना होता होगा, होल्ड करके रखना पड़ता होगा। वरना आप धागे को अगर और तेजी से घुमाते जाएंगे तो क्या होगा, अगर धागा बहुत मजबूत नहीं रहा तो फिर धागा टूट जाएगा, क्योंकि टेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो हो सकता है कि धागा उसको बर्दाश्त ना कर पाए। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं सेकंड केस, जिसमें हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि कहां पर ये जो पार्टिकल है ये अपने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को छोड़ सकता है। सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि कहां पर ये स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगी और अब फर्दर ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखिए, एक चीज आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग कह सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ पर जो मैंने आपको एक इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखाई है, इस डॉटेड लाइन के नीचे, है ना, ये कभी भी जो है टेंशन स्ट्रिंग में 0 नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि अगर इसको इतनी स्पीड दे दी कि यहाँ तक पहुंचेगा, अगर मान लीजिए ऐसा हो, तो उसके बाद ये वापस से नीचे आ जाएगा। फिर इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होगा इस पॉइंट के नीचे अगर ये जाता है तो, है ना। तो ये हम लोग आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रहे हैं, थोड़ी देर में इस बात को प्रूव भी कर देंगे। तो मैं बस आपको ये कहने वाला हूं
कि मेरा ऐसा अनुमान है कि जब ये एंगल है ना, जब मैं वर्टिकल से ये एंगल मेजर कर रहा हूं, तो ये एंगल थीटा जब कैसा हो, 90 डिग्री से कम हो, है ना, तो उस समय क्या होगा, ऐसा सिचुएशन अराइज कर सकता है कि ये यहां पर क्या कर दे, इस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को छोड़ दे। क्योंकि आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि अगर इसको इतनी स्पीड दे कि यहां जाए, फिर यहां आ जाएगा, फिर ऐसे 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 क्या करता रहेगा, ये ऑसिलेशन कर सकता है ना। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर तो ये सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ रहा है, तो बचता है सिर्फ यही वाला रीजन, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो थीटा एंगल है, यहां पर इसने क्या करा, यहां पर इसने अपने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को छोड़ दिया। और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जस्ट टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और एक और चीज मैं आपको बोल दूं कि फिजिक्स में एक चीज का बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर जस्ट ये जो धागा है ना, ये स्लैक हुआ है, मतलब टेंशन जस्ट 0 हुआ है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, ये आखिरी बार सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब ये आखिरी मोमेंट है जब ये सर्कुलर मोशन का हिस्सा है। उसके बाद ये सर्कुलर मोशन तो नहीं करेगा, और देखेंगे कि ये कैसा मोशन करेगा। चलिए, तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं। अगेन मैं कहां पर जीपी बराबर 0 मान रहा हूं, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, है ना। तो यहां पर मैंने कह दिया कि जीपी बराबर कितना है, 0। तो चलिए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए हमने स्पीड इसको प्रोवाइड करी थी u, तो क्या लिख दें, हाफ m इंटू यू स्क्वायर, ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। मान लीजिए यहां पर इसकी स्पीड जो है वो हो गई v, तो क्या लिख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, वो निकालने के लिए देखिए यहां तक की हाइट जो है वो है r, और इसमें और कितना ऐड कर दें, r cos थीटा। तो यहां क्या लिख देंगे, mg इंटू r प्लस mg इंटू r cos थीटा। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये r cos थीटा क्यों आया, क्योंकि यहां से देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करूं, तो ये रेडियस r हो गया और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, r cos थीटा। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई एनर्जी कंजर्वेशन से। अगली इक्वेशन देखिए कैसे आएगी कि इस मोमेंट पर मैंने क्या कहा कि जस्ट टेंशन 0 है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये आखिरी बार अपने सर्कुलर मोशन पर है ना, बाउंड्री कंडीशन की बात हो रही है। तो यहां पर ये एंगल थीटा हो गया, तो मैं फोर्स की इक्वेशन लिख सकता हूं कि इस बार mg cos थीटा, इसको अकेले किसका रोल प्ले करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो मैं क्या लिख सकता हूं, m v स्क्वायर अपॉन r। फिजिक्स में हम लोग बिल्कुल बाउंड्री की सिचुएशन में ना बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस मोमेंट पर क्या कह सकते हैं कि जस्ट ये अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया है, या कह सकते हैं कि जस्ट ये अपने सर्कुलर मोशन को आखिरी बार अटेन कर रहा है ना। इसके बाद सर्कुलर मोशन तो नहीं करेगा, और इस मोमेंट पर जस्ट क्या हो रहा है, टेंशन की वैल्यू हो रही है 0। तो अकेला फोर्स कौन सा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है इसको आखिरी बार, वो है mg का cos थीटा कंपोनेंट। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgr cos थीटा। और अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो इस हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके ऐसे बचा बचा कर ले जा करके यहां पर पहुंचाते हैं ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम जी इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा। सही है यहां तक। तो यहां से देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अब क्या आ जाएगा, यहां से m से m कट गया, तो u स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया जी आर कॉस थीटा प्लस इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2d r 1 प्लस कॉस थीटा। सही है यहां तक। तो इधर से कितना आ गया अपने पास, u स्क्वायर बराबर आ गया 2gr प्लस 3gr कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो बेसिकली अपने पास एक बहुत प्यारी इक्वेशन आ गई, u स्क्वायर बराबर 2gr प्लस 3gr कॉस थीटा। मेरा ये सजेशन है कि आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
एक्चुअली इस एक इक्वेशन को याद रखने से आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। आइए देखते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी 0 डिग्री, है ना। तो थीटा को 0 डिग्री पुट करने पर देखिए क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बराबर देखिए कितना आ जाएगा 5gr, मतलब u की वैल्यू, है ना, अगर मैं सिंपली u की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 5gr। तो यही तो हमने अभी अभी देखा भी था पिछले केस में कि थीटा अगर 0 डिग्री, इस मोमेंट पर अगर टेंशन को 0 होना है तो स्पीड हमें इनिशियली कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रूट 5gr। और हमें पता है कि अगला केस कौन सा हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। थीटा 90 डिग्री जब होगा तब की सिचुएशन हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। उस समय बिल्कुल जब ये स्ट्रिंग बिल्कुल कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, तो उस समय हम लोग कह पाएंगे कि टेंशन जस्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है उस मोमेंट पर। तो अगर उस मोमेंट की अगर हम लोग बात करें, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री की, तो वहां के लिए देखिए u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बराबर आ जाएगा देखिए cos 90 तो 0 होता है, तो u बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 2gr, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करूंगा, अंडर रूट ऑफ 2gr, तो उस मोमेंट पर क्या होगा, उस मोमेंट पर जब मैंने इसे अंडर रूट 2gr स्पीड प्रोवाइड की, उस पर्टिकुलर केस में ये कहां तक पहुंचेगा, स्ट्रिंग जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर, है ना, इस पर्टिकुलर एंगल पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्रिटिकल केस आ गया। कैसे क्रिटिकल केस आ गया कि अगर हम लोग u को जस्ट क्या कर दें, ग्रेटर देन कर दें अंडर रूट ऑफ 2gr से, तो उस केस में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल से जरा सा ऊपर जाएगा और यहां से ये स्लैक हो जाएगा। और अगर हम लोग अंडर रूट 2gr से और स्पीड बढ़ाते गए तो ये किसी बीच वाले पॉइंट से क्या करेगा, ये टेंशन 0 हो जाएगा और यहां पर ये सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। और ये काम हम लोग कब तक कर सकते हैं, जब तक हमने u को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, अंडर रूट ऑफ 5gr। देखिए अगर हम लोग u को एग्जैक्टली अंडर रूट ऑफ, है ना, अगर u की वैल्यू एग्जैक्टली हम लोग कितनी करते हैं, अंडर रूट ऑफ 5rg, तब तो वो क्रिटिकल केस हो जाएगा कि टेंशन जस्ट 0 कहां पर हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो जस्ट हम लोग कह देंगे कि ऑल्दो टेंशन 0 हो गया लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। उसी तरीके से अगर u को एग्जैक्टली हम लोग अंडर रूट 2rg कह दें, है ना, तो उस मोमेंट पर क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और इस मोमेंट पर ऑल्दो टेंशन 0 हो जाएगा लेकिन ये फिर वापस से इधर आ जाएगा, ऑसिलेशन करता रहेगा इस तरीके से। लेकिन जहां हम लोग u को कितना कर दिए, u को कर दिए ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gr बट लेस देन अंडर रूट ऑफ 5gr, तो उन केसेस में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। तो हमारा फाइनली क्या रिजल्ट हम लोग सोच सकते हैं, u को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2rg बट लेस देन अंडर रूट ऑफ 5rg। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी थीटा पर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। अच्छा ये बताइए, सर्कुलर मोशन को छोड़ने के बाद वो करेगा क्या, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि वो किसी थीटा पर, है ना, मान लीजिए इस थीटा पर उसने क्या किया, सर्कुलर मोशन छोड़ दिया, मतलब कि टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। तो अगले मोमेंट पर क्या करेगा, अगले मोमेंट पर देखिए वो एक्चुअली क्या करने वाला है, वो करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर उस पर टेंशन एक्ट नहीं कर रहा है तो उस पर एकमात्र फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ऐसा लग रहा है कि ये इस मोमेंट पर ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया गया है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या परफॉर्म करने वाला है, ये परफॉर्म करने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों इस केस का फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि अगर हमने इसको स्पीड u प्रोवाइड की सच दैट कि u कितना हो, अंडर रूट 2gr से ज्यादा हो लेकिन अंडर रूट 5gr से क्या हो, कम हो, तो ये क्या करेगा, ये किसी ऐसे लोकेशन पर जाएगा सच दैट कि वर्टिकल से उसका एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो थीटा कैसा होगा, लेस देन 90 डिग्री। और उस केस में ये कहीं इस थीटा पर क्या करेगा, टेंशन इसकी 0 हो जाएगी और ये जस्ट स्लैक हो जाएगा इस मोमेंट पर। और उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना होता था कि किसी पार्टिकल को हम लोग ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते थे
और उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करता था? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर भी तो टेंशन नहीं लग रही, और टेंशन नहीं लग रही, स्प्रिंग स्लैक हो गई है, इसका मतलब कि ये भी अब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ऑलराइट, तो चलिए अब फाइनल केस की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सा केस कवर कर लिया कि कितनी वेलोसिटी दे कि ये जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, और हमने देखा कि कितनी स्पीड दे सो दैट कि ये अपने सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को कहीं ना कहीं छोड़ दे, और हमने देखा कि अगर ये सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को छोड़ेगा तो वो कौन सा रीजन होगा? थीटा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, इसी के बीच में होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो तीसरा केस होगा उसमें क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन करेगा। तो ये तीसरा केस तो बहुत आसान है, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि अगर इसको इतनी स्पीड दें सच दैट कि ये क्या करे, यहां तक मान लीजिए पहुंचा तो फिर नीचे आ जाएगा और फिर थोड़ा सा इनर्शिया के कारण पीछे जाएगा, है ना। तो अगर इसको हम लोग मान लीजिए कुछ स्पीड प्रोवाइड करें सच दैट कि ये इतना ऊपर गया तो फिर क्या होगा, फिर ये नीचे आ जाएगा और फिर उतना ही पीछे जाएगा, है ना। ये सिंपली क्या कहलाएगा, ये मोशन ऑसिलेशन। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितनी स्पीड प्रोवाइड करनी होगी ऐसा करने के लिए, √2gr से कम। और अगर एग्जैक्टली √2gr प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, सोचिए, तब जो है ये एग्जैक्टली यहां तक जाएगा ना, इस जगह पर पहुंचेगा, और इसकी स्पीड इस मोमेंट पर क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी, और टेंशन भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कब होगा, जब इनिशियल स्पीड है ना, इफ u इज एग्जैक्टली इक्वल टू √2gr। ये एकमात्र ऐसा केस है जब स्पीड भी जीरो हो रही है और टेंशन भी जीरो हो रहा है। अगर मान लीजिए कि u जो है वो क्या होगा, लेस देन √2gr, तो ये उतना ऊपर पहुंच नहीं पाएगा, इसके नीचे से ही ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। और अगर एग्जैक्टली √2gr रहेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, उस मोमेंट पर भी ये जस्ट रुकेगा, लेकिन उसके बाद तो ये नीचे आकर के वापस से ऑसिलेशन करता ही रहेगा। तो चलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ v0 इज ग्रेटर देन 0, v0 का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, v0 का मतलब इनिशियल स्पीड u के बारे में कह रहा है ना। तो अगर इनिशियल स्पीड क्या होगी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू √2gr, तो बॉब विल ऑसिलेट अबाउट द लोएस्ट पॉइंट हैविंग मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। और थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ तो स्पीड क्या होगा, स्पीड विल बी जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन बट द टेंशन विल नॉट बी जीरो। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि इकलौता ऐसा केस है दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, स्पीड एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो। अच्छा एक बात बताइए कि बाकी जो भी केसेस है ना, मतलब कि जब भी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेस देन 90 डिग्री आ रहा है ना, कुछ इस तरीके का, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, वही यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो इस समय यहाँ पर ये रुक तो रहा है, एक मोमेंट के लिए रुक रहा है, तो यहाँ पर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं हम लोग कि टेंशन की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी। आइए चलिए इसको स्टडी करते हैं ना, ऐसा क्यों होगा वो देखिए कि मैं मानता हूं कि इस समय इसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई, नीचे फोर्स लग रहा है देखिए mg, और यहां पर मैं अगर कह रहा हूं कि लेटर से की टेंशन ऐड कर रहा है t, तो इस फोर्स को mg को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कितना आना चाहिए, जीरो। क्यों ऐसा, क्योंकि स्पीड जीरो है, तो अगर स्पीड जीरो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो रहेगा। इसका मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो दैट मींस टेंशन माइनस mg cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो इससे टेंशन क्या आ गया, mg cos थीटा। तो हम लोगों ने किस बात को प्रूव करा कि जब ये है ना, जब इससे हम लोग ऐसी स्पीड प्रोवाइड करें जो लेस देन √2gr है, तो ये किसी थीटा पर जाकर के मान लीजिए एक मोमेंट के लिए रुक रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय ऐसा होगा कि स्पीड तो भले जीरो हो रही है लेकिन टेंशन जीरो नहीं हो सकता है। और एक और एक्स्ट्रा चीज मैं बता दूं, ये जो mg sin थीटा है यही मेक श्योर कर रहा है कि इस इंस्टेंट पर भले स्पीड जीरो है लेकिन अगले इंस्टेंट पर कुछ ना कुछ स्पीड आ जाए, क्योंकि mg sin थीटा कैसे फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ऑलराइट, जो कि किसके लिए जिम्मेदार होता है, टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। ऑलराइट बच्चों, तो अब आ जाते हैं एक नए केस में जिसमें हम लोग इस बार थ्रेड को रिप्लेस कर दे रहे हैं रॉड से। इस बार आप सोचिए कि ये चीज अलाउेबल होगी
कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे ना, तो इस पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। क्यों अलाउेबल है? क्योंकि ऑलमोस्ट आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी रॉड को आप वर्टिकली यहाँ पर रख दिए और आप एकदम नेग्लिजिबल स्पीड भी अगर उसे दिए, तो वो गिर जाएगी और सर्कुलर मोशन परफॉर्म आराम से कर लेगी। तो हमारा मोटिव इस बार ये है कि रॉड को किसी तरह कहां तक ले जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक ले जाए। और इस बार आप देखिए कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहेगी, उस समय देखिए इस पार्टिकल को, है ना, जो कि एक रॉड से इस बार कनेक्टेड है, इसको आप देखिए कि इस पर mg ऑल्दो लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन अब ये रॉड जो है वो संभालने के लिए है, वो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगा देगी सच दैट कि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर हो जाए और इस पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाए, जीरो। तो जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसकी जीरो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बहुत आसान हो गया है। हम लोग सिंपली बोल देंगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसके पास स्पीड थी हाफ, सॉरी स्पीड तो थी यू मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर, और वो किसके बराबर कर दे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज एम जी इंटू 2r। तो यहां से देखिए यू मिनिमम इस बार कितना आ गया, वो आ गया अंडर रूट ऑफ 4rg। ये रिजल्ट आपको याद होगा, पिछले बार अंडर रूट 5rg आया था, लेकिन इस बार जो है अगर अंडर रूट 4rg भी दे दे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद इसकी स्पीड जीरो परमिसिबल है ना, इसकी स्पीड जीरो हो सकती है क्योंकि यहाँ पर धागा नहीं है, यहाँ पर एक रॉड है जो इसे सपोर्ट कर सकता है ना, जो mg के अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन लगा सकता है। ऑल राइट, तो इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद अब समय आ चुका है कि हम लोग कुछ सवालों को भी डिस्कस करें ना। तो आज के लेक्चर का पहला सवाल है, अ बॉल ऑफ मास m is suspended by a thread of length l, with what minimum velocity has the point of suspension to be shifted in the horizontal direction for the ball to move along the circle about that point? What will be the tension of the thread at the moment it will be passing the horizontal position? तो देखिए इस सवाल को इमेजिन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लिया कि ये किसी कार में ये हैंग कर रहा है ना, ये जो बॉल है वो जो सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड है, ये किसी कार में इस तरीके से हैंग कर रहा है। तो कार को अगर मैं सडनली प्रोवाइड करूंगा एक स्पीड u, तो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पास भी वही स्पीड आ जाएगी। तो उस केस में मुझे क्या देखना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए सच दैट क्या हो, सच दैट कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए अबाउट दैट हिंज पॉइंट, है ना। तो देखिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, इसीलिए मैंने बाकी जगह का छत उड़ा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो टकरा जाएगा, ये फिर घूमेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए मैंने बाकी जगह से ये छत को हटा दिया। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, अगर मैं इस कार की फ्रेम से बात करूं, क्योंकि कार की फ्रेम से मैं इसलिए बात कर सकता हूं क्योंकि ये जो कार है वो तो कांस्टेंट स्पीड u से जा रहा है, तो ये तो इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इंसान के फ्रेम से हम लोग देखें तो हमें क्या करना होगा, हमें इस बॉब को पीछे की तरफ स्पीड देनी होगी u, है ना, क्योंकि ये जो कार है ये u स्पीड से जा रहा था, मतलब जिस फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं वो फ्रेम u स्पीड से आगे जा रहा है। तो अगर मैं इस इंसान को रोकना चाहता हूं तो मुझे इसको पीछे की तरफ u स्पीड देना पड़ेगा, और जो काम मैंने कार के साथ किया वही काम मुझे करना होगा पार्टिकल के साथ। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कार के फ्रेम से देख रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल को क्या करना होगा, पीछे की तरफ u स्पीड देना होगा। अब बहुत आसान लग रहा है कैलकुलेशन। हो क्या गया कि इंसान यहाँ पर एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि इस पार्टिकल को कितनी स्पीड दी गई, u स्पीड दी गई पीछे की तरफ। तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा अगर हमने डिराइव कर रखा है कि u की वैल्यू कितनी आ जाए, एटलीस्ट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr, और यहाँ पर रेडियस कितना है, l के बराबर। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5gl, क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है जिसके कारण यहाँ स्यूडो फोर्स लगाना पड़ जाए, है ना। तो ग्राउंड से देखें चाहे इधर से देखें, कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके की आएगी। बस फर्क क्या हो गया कार से देखने पर, कि हमें इसे एक्स्ट्रा स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ी, और इसी स्पीड के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट पर।
क्योंकि पहले पार्ट का तो जवाब आ गया ना कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl। सेकेंड पार्ट में बोला है कि व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ द थ्रेड एट द मोमेंट इट विल बी पासिंग द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं कि आखिर ये थिक कैसा रहा होगा उस समय। ये रहा उसका डायग्राम, है ना, यहाँ पर ये कहीं पर होगा इस मोमेंट पर। तो इस मोमेंट पर जब ये इधर पहुंचेगा तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं सबसे पहले। और एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि शुरुआत में अगर मैंने इस हॉरिजॉन्टल लेवल को जीपी बराबर 0 असाइन किया तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी इसके पास। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी शुरुआत में इस पार्टिकल के पास इन द फ्रेम ऑफ दिस मैन, वो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और यू कितना था √5gr, तो ये बन गया हाफ एम 5gr। ये किसके बराबर होगा, इस मोमेंट पर मान लीजिए इसके पास स्पीड हो गई v, तो हम लोग बोल देंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे एम जी इंटू आर, और हमें पता है कि आर की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, एल दी हुई है। एक और इक्वेशन हम लोग फोर्स की लिख सकते हैं ना यहाँ पर, इस तरीके से जो टेंशन लग रहा है वही तो अकेला उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि mg जो है वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं कि फाइनली टेंशन कितना आना चाहिए ना। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, पहली इक्वेशन थी हाफ एम इंटू 5gr इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर, राइट। तो यहां से देखते हैं कि एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 5mgr/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2gr/2, मतलब 3mgr/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू आ जाएगी 3mg, है ना। तो यहां से मैं लिख दूंगा टेंशन बराबर आ गया 3mg, और यही मेरा जवाब भी है। तो एक बड़ा आसान सवाल था, बस करना क्या था, कार के फ्रेम से देखेंगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा आसान पड़ेगी, मतलब हम लोग फील करके कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। सवाल है स्मॉल बॉडी ए starts sliding from height h down an inclined groove passing into a half circle of radius h by 2. Assuming the friction to be negligible, find the velocity of the body at the highest point of its trajectory, obviously after breaking off the groove. तो चलिए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो ए पार्टिकल है ना, ये यहाँ से ऐसे आया 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 स्लाइड करते करते, और यहाँ पर जब पहुंचा तो इसके बाद इसका स्वागत कौन कर रहा था, इसका स्वागत कर रहा था ये हाफ सर्कल। तो ये इस तरीके से ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा, और सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि कहीं पर क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ कर गया इस ग्रुप से। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए सबसे पहली चीज मैं कह सकता हूं कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो कोई एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं। जब ये ऊपर से इस तरीके से नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है तो कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं। तो मान लीजिए इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैं पी कह रहा हूँ, तो ये पी पॉइंट यहाँ पर मैंने शो कर दिया। क्या आप बता सकते हैं इस समय इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि इसके पास अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी मान लीजिए 0 है, मतलब मैं इस बॉटम मोस्ट लाइन को जीपी बराबर 0 वाली लाइन घोषित कर दे रहा हूँ। मतलब वहां पर कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, 0। तो शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, है ना, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं और एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ, तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, √2gh। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस मोमेंट पर पार्टिकल के पास स्पीड कितनी है, पार्टिकल के पास स्पीड है √2gh टूवर्ड्स राइट, है ना, इस तरीके से, जिसके कारण ये ऊपर जाना चाह रहा है। क्लियर है ये बात? अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये काफी रिलेटेबल है स्ट्रिंग पार्टिकल सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली धागा नहीं है तो टेंशन नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। जिस तरीके से टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लग सकता था, यहाँ पर भी नॉर्मल हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और जहां पर भी टेंशन 0 होता था वहां पर हम लोग बोल देते थे कि वो कांटेक्ट मतलब कि वो स्लैक हो गई है ना। तो यहाँ पर जहां पर नॉर्मल 0 होगा वहां पर हम लोग बोल देंगे कि वो अब ब्रेक ऑफ कर गई ग्रुप से। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ब्रेक ऑफ कर क्यों रहा है।
ये जो स्पीड आई, कितनी आई स्पीड, अंडर रूट ऑफ 2gh। और यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है ना, इसका रेडियस हम लोग कितना कह सकते हैं, रेडियस हम लोग कह सकते हैं h/2, वही तो दिया है। तो बेसिकली अगर मैं r के टर्म्स में बात करूं तो जो स्पीड मुझे दी गई है वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ 4gr, जो कि ऑब्वियसली अंडर रूट 5gr से कम है। तो इसका मतलब कि किसी लोकेशन पर जाकर के क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, जैसा कि किस केस में होता था, स्ट्रिंग वाले केस में। तो हमें वही निकालना है कि कहां पर ऐसा हो रहा होगा और उसके बाद की कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए बच्चों, तो इक्वेशन बनाते हैं। एक तो इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी की, है ना। शुरुआत में इसके पास एनर्जी कितनी थी, शुरुआत में इसके पास वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई थी। तो हम लोग शुरुआती एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एम जी एच, है ना, क्योंकि वही तो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। वो किसके बराबर आनी चाहिए, जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, लेटर से कि इसकी स्पीड यहाँ पर हो गई v डैश, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम v डैश का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू, आप देख सकते हैं फिर से r प्लस आर कॉस थीटा आ जाएगी हाइट, तो r प्लस आर कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन कौन सी लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ कर रहा है, तो जस्ट हम लोग कह देंगे कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। तो कौन आएगा यहाँ पर आखिरी बार से सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, mg का cos थीटा कंपोनेंट। तो वी कैन राइट mg का cos थीटा कंपोनेंट इज इक्वल टू mv डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, है ना। और ऑब्वियस है कि r की वैल्यू कितने के बराबर है, h/2 के बराबर है। तो चलिए, ये इक्वेशन काफी रिजेंबल कर रही है किस इक्वेशन से, जो हम लोगों ने आज डिराइव करा था, याद है। तो देखिए, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा था, है ना, इस इक्वेशन से काफी रिजेंबल कर रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग u की वैल्यू कितनी भर दें, अंडर रूट ऑफ 4gr, तो देखिए अपने को थीटा आ जाएगा। चलिए निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए u की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट ऑफ 4gr, तो ये कितना आ जाएगा, 4gr माइनस 2gr विच इज 2gr इज इक्वल टू 3gr cos थीटा। तो यहाँ से gr तो उड़ गया, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 पर ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा ग्रूव के साथ। तो अब हमें मिल गया कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है, वो तो 2/3 है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल की तरह, है ना, सच दैट कि थीटा अपने को पता है cos इनवर्स 2/3। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ से इस तरीके से जाने वाला है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको याद होगा कि स्पीड कितनी हो जाती है, v डैश cos थीटा। आपको याद है ना, प्रोजेक्टाइल इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होता था, यहाँ पर स्पीड u देते थे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड हो जाती थी u cos थीटा, वेयर थीटा वाज दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो उसी तरीके से यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बन गया और स्पीड v डैश है, तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी हो जाएगी, v डैश cos थीटा। तो cos थीटा तो हमें पता है, बस v डैश देख लेते हैं, तो v डैश को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो बेसिकली v डैश निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं q दे रहा हूँ, जहां पर ये ब्रेक ऑफ करा ग्रूव से, तो इस q पॉइंट पर mg का जो cos थीटा कंपोनेंट था वो क्या बन गया था, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया था। तो ये क्या लिख दूं मैं, m v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, है ना। तो यहां से देखिए अपने को m से m देखिए कट जा रहा है, तो v डैश स्क्वायर कितना आ जा रहा है, rg cos थीटा। अब r की वैल्यू कितनी है, h/2 इंटू g, और cos थीटा हमने निकाल ही लिया 2/3। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया ना, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ gh/3। तो जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जो चाहिए था वो कितना आ जाएगा, v डैश का cos थीटा कंपोनेंट, और v डैश हमने निकाल दिया अंडर रूट ऑफ gh/3। इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2/3 अंडर द रूट ऑफ gh/3। यही हमारा स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ऑलराइट, चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैविंग अ बॉब ऑफ मास m is deflected from its rest position by an angle theta equal to, देखिए 90 डिग्री दिया है,
और फिर रिलीज कर दिया गया। द स्ट्रिंग हिट्स अ पेग विच इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस d, है ना, यहाँ पर एक कील है या फिर पेग है और जो कि कहां पर है, एट अ डिस्टेंस d बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना, ये p पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहला रहा है। अब क्या बोल रहा है, अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर जब हिट करेगा तो ये इससे इसके बाद आगे जाएगा, पर जो P से लेकर के इस Q तक की लेंथ है ना, ये वाली जो रस्सी है ये मूव नहीं करेगी, सिर्फ Q के नीचे वाली रस्सी को अब मौका मिलेगा इस तरीके से घूमने का। तो वही यहाँ पर लिखा है, द स्ट्रिंग हिट्स अ पेग which is fixed at a distance d below the point of suspension and the bob starts going in a circle at the peg. Find the minimum value of d by L for which the bob goes in a complete circle about the peg. All right. तो बच्चों जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ ये जो पार्टिकल है इस तरीके से सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है ना, तो अपने को बोला गया कि इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली अब सवाल ऐसा हो गया कि हमारे पास एक क्यू पॉइंट है ना, ये क्यू पॉइंट है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये बची हुई स्ट्रिंग सस्पेंडेड है और यहाँ पर पार्टिकल है और ये एक पेंडुलम की तरह सेटअप लग रहा है। तो इसको कितनी स्पीड दें ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके, ये तो हमें पता है। हमें क्या पता है कि अगर ये जो लेंथ है इसको मैं r कह दे रहा हूँ तो यहाँ पर स्पीड हो जानी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr, राइट। तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए एक्चुअल में ये जब आ रहा है तो ये कितनी स्पीड गेन कर रहा है, कितने हाइट से आया, ये L हाइट से आया है ना। तो हम लोग यहाँ पर अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो क्या बोल देंगे, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर mgl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हाफ m इंटू v का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास देखिए m से m कट गया तो v कितना आ गया, v आ गया अंडर रूट ऑफ 2gl। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अंडर रूट 2gl को कितने के बराबर होना पड़ेगा, अंडर रूट 5gr के, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 2gl को किसके बराबर कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 5gr के। और हमें एक और चीज पता है कि अगर मैं रेडियस निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, रेडियस विल बी इक्वल टू L माइनस डी, क्योंकि पूरी की पूरी लेंथ L है और यहाँ से PQ लेंथ D दी हुई है। तो बस अगला काम क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 2gl हैज टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr के बजाय लिख देंगे L माइनस डी, राइट। तो अब चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2gl इज इक्वल टू 5gl माइनस डी, है ना। तो g से g कट गया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5l माइनस 2l विच इज 3l इज इक्वल टू 5d, है ना। तो यहां से अपने पास देखिए क्या आ गया, यहां से अपने पास d बाय l कितना आ गया 3 बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.6। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए बच्चों, तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हो क्या रहा है यहाँ पर कि अ बॉय स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपमोस्ट पॉइंट। Find the angle rotated by the radius through the boy when he leaves contact with the sphere। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले ये टॉपमोस्ट पॉइंट पर था, वहां से ये स्लाइड करने लगा, तो कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहां से ये इंसान क्या किस तरीके का बिहेव करेगा, एक प्रोजेक्टाइल की तरह, मतलब ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा इस स्फेयर के साथ, है ना। चलिए ढूंढते हैं ऐसा कब होगा। चलिए, तो मैंने इस ऑरेंज कलर के डॉट से डिनोट किया है इस इंसान को, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ये ग्राउंड है ना, और मान लेते हैं कि ये किसी एंगल थीटा से घूमा और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। तो ये आखिरी बार सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, है ना। अगर ये पॉइंट ए पर था और बी पर आया तो बी पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं कि ये आखिरी बार इस सर्कल का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे दिखा देंगे mg, और उसका ये cos थीटा कंपोनेंट किसका रोल प्ले करेगा, mg का cos थीटा प्ले करेगा रोल ऑफ mv स्क्वायर बाय r। उसके अलावा अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना नीचे आया। ओवरऑल अगर बेस से हाइट देखें तो थी r शुरुआत में, और अब ये हाइट कितनी रह गई, ये हाइट रह गई r cos थीटा। तो इसका मतलब कितना हाइट का लॉस हुआ, r माइनस r cos थीटा। तो इसका मतलब mg इंटू r माइनस r cos थीटा, ये क्या बन गया, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बन गया, जो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई राइट हाफ mv स्क्वायर। बस अब अपने को थीटा निकालना है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी आ गई,
mv स्क्वायर को अगर r से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी यही कर देते हैं, r से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा mv स्क्वायर बाय r, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स mg 1 माइनस कॉस थीटा। और हमें ऊपर वाली इक्वेशन में दिख रहा है कि mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू और कितनी है, mg कॉस थीटा के बराबर है ना। तो यहां से क्या आ गया 2mg माइनस 2mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, राइट। तो यहां से क्या आ गया 3mg cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू 2mg। तो यहां से mg से तो mg उड़ गया, तो यहां से अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। दिस इज आवर आंसर। तो इस एंगल पर जैसे ही ये पहुंचेगा, तो उसके बाद ये अब है ना, उसके बाद ये इस स्फीयर को टच नहीं करेगा और ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा इस स्फीयर से। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने अभी पार्ट 1 किया है इस लेक्चर का, और इसमें हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन से डील किया। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख चुके हैं और इसके सवाल कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिक्कत नहीं आ सकती है। आप सवालों की प्रैक्टिस करिए और जो डाउट आए बिंदास हमसे पूछिए, वील बी ग्लैड टू हेल्प यू। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।